तो आज हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास करेंगे, आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम उसी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चंस 100% रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1862 ईस्वी में। और सबसे पहले हुआ कहाँ था? तो कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में। यहाँ देखिए, उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुआ था? तो उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था कहाँ पे? कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। लेकिन कहेगा कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1862 ईस्वी में। देखिए, ये जो अभी लिखा गया है यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये उस लड़का का है जिसको हमने पढ़ाए थे और वह लड़का NTSC क्लास 8 यानी कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा पास कर लिया है। तो मैंने सोचा कि कम समय में अगर वीडियो बनाना है तो उसी की कॉपी से सारा जो है ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा देते हैं, ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि आपके NCERT बुक में जितना भी ऑब्जेक्टिव था उसको सारे हमने एक बेहतरीन तरीक़े से समझा करके फिर उसको कॉपी में लिखा दिए थे और फिर उसी कॉपी के सहायता से हम आपको भी बता रहे हैं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़े से देखिए और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास करेंगे, आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीक़े से याद कर लीजिएगा। देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में। अब बोलिएगा सर जी, ये उच्च न्यायालय क्या होता है? तो उच्च न्यायालय का मतलब क्या हुआ? वहाँ पर न्याय करता है, सही झूठ का फैसला करता है। जैसे कि जब हमारे परिवार में यानी तो गांव में लड़ाई मारकाट हो जाता है तो हम लोग कचहरी जाते हैं ना, जब कोर्ट में जाते हैं। जब कचहरी में नहीं बन पाता है, गांव का समस्या जो है गांव में नहीं बन पाता है, तो हम लोग कोर्ट जाते हैं। तो कोर्ट का मतलब होता है न्यायालय, जहाँ पर न्याय होता है, फैसला सुनाया जाता है। समझ गए ना? तो दिल्ली में क्या है? उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली में है ना। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट। और इस पर न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है उसके फैसले लेने में। ना तो सरकार दबाव डाल सकती है, ना ही कोई अन्य व्यक्ति। ये स्वतंत्र होता है, सभी से स्वतंत्र होता है, ये खुल कर फैसला लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सही को सही कहेगा, झूठ को झूठ कहेगा। समझ गए ना? ये सभी से स्वतंत्र होता है। आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र होता है? तो सुप्रीम कोर्ट होता है स्वतंत्र, यानी कि इस पर कोई भी जो है दबाव नहीं डाल सकता है। ना सरकार दबाव डाल सकता है, ना कहीं कोई व्यक्ति दबाव डाल सकता है। समझ गए ना? तो इसको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। आज देश भर में कितने उच्च न्यायालय है? तो 21 उच्च न्यायालय है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। अब बोलिएगा सर जी, ये पार्टी क्या होता है, ये दल क्या होता है? इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना दिए हैं, आप लोग सर्च कीजिए दल बदल कानून क्या होता है। उसी वीडियो के अंतर्गत हमने इसको बढ़िया तरीक़े से समझाने का प्रयास किए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी क्या है। ये राजनीतिक दल है, जैसे बीजेपी है, बीजेपी को क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी। इसी प्रकार जो है कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इसके बारे में हमने जो है ना आपके जो है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए जो क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है, हमने उसको एक बेहतरीन तरीक़े से समझाने का प्रयास किए हैं। जैसे असहयोग आंदोलन क्या होता है, रॉलेट एक्ट क्या है। समझिए ना, आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, तो इस चैनल के माध्यम से बहुत ही पहले करा दिया गया है। आप लोग YouTube पे सर्च कीजिएगा तब ना आएगा वीडियो। YouTube पे सर्च करके देख लीजिए जल्दी से ना, तो आप लोग बढ़िया तरीक़ा से वहाँ पर कर पाइएगा। तब आप लोग एक बेहतर तरीक़ा से एग्ज़ाम दे पाइएगा और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका स्थापना किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। और अभी जितना भी इस वीडियो के अंदर में हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास करेंगे, आप लोग इस प्रतियोगी परीक्षा को एग्ज़ाम देने से पहले इसको तैयारी करके ही फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा। तो आपको सोशल साइंस, सिविक्स से जो भी आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आपको बेहतरीन तरीक़ा से बन जाएगा। ये जो क्वेश्चंस अभी दिखा रहे हैं, ये सोशल साइंस के अंतर्गत थे। ये जो होता है राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, उससे क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक शास्त्र से भी ना क्वेश्चंस पूछा जाता है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्ट्री से भी। तो ये क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया तरीके से याद कर ही लीजिएगा। तो इसके बाद देखिए, जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में। और इसका जो है गठन किसने किया था? तो शरद यादव ने।
भारतीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1850 ईस्वी में। देखिए देश के अंदर आपातकाल कब और किसके शासनकाल में लागू हुआ था, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में लागू हुआ था 1975 ईस्वी में। उस वीडियो के अंदर में हम आपको बताए हैं कि आपातकाल कब लागू हुआ था और क्यों लागू हुआ था, इसलिए आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर, बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है, यानी तो लिखिए ना बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या था। इसको देख लीजिए, इस वीडियो को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से समझ जाइएगा कि आपातकाल क्या होता है और जो है आपातकाल 1975 ईस्वी में क्यों लगा था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। ये क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोक नायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। देखिए बिहार में छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या है, यदि आप लोग उस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लेते हो तो यहाँ पे इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछा जाएगा आपको 100% बन जाएगा और पूछा ही जाता है। देखिए FCI का पूरा नाम क्या होता है, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य निगम, जहाँ पे जो है फूड को जो है भोजन को जो है इकट्ठा करता है। कोल्ड स्टोरेज का हिंदी नाम क्या होता है, तो शीतागार होता है। वैसे यहाँ पे ये दो क्वेश्चन जो है FCI और जो है FCI और इसके बाद कोल्ड स्टोरेज, इसको भी बढ़िया तरीका से याद कर लीजिएगा। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से हुआ, तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुआ था राजस्थान से। अब ये सूचना का अधिकार होता क्या है, इसको भी बढ़िया तरीका से समझने के लिए आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए सूचना का अधिकार आंदोलन क्या होता है, GKS स्टडी सेंटर। उस वीडियो के अंदर में हमने आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास किए हैं कि ये सूचना का अधिकार होता क्या है। अगर आप लोग उस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा तो आपको 100% जो है आप समझ जाइएगा कि ये सूचना का अधिकार होता क्या है, कब आया था, तो 2005 ईस्वी में आया था। सबसे पहले किस राज्य से शुरुआत हुआ, तो राजस्थान से। ये सूचना का अधिकार होता क्या है, इन सारे बातों का जवाब आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप लोग बढ़िया तरीका से समझ जाइएगा, इसलिए यूट्यूब पे सर्च कीजिए जो है सूचना का अधिकार क्या होता है, GKS स्टडी सेंटर। देखिए सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो 2005 ईस्वी में। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वे क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। जबकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुखिया, वार्ड सदस्य, ये सभी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। इसको बढ़िया तरीका से याद करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर 1948 ईस्वी से 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। सीमा सुरक्षा बल कब लागू हुआ, तो 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को। सीमा सुरक्षा बल कब लागू हुआ था, तो 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को। बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ, तो बाल श्रम अधिनियम लागू हुआ था 1986 ईस्वी में। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया तरीका से याद कर लीजिएगा। कहेगा कि आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। समझ गए, इसको बढ़िया तरीका से आप लोग याद कर लीजिए। इसके साथ ही आप लोग देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। यहाँ पर न्यूयॉर्क होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था 1951 ईस्वी में। अभी यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं हम आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा तो आपका नज़दीक आ गया है, तो नज़दीक आ गया है तो इस समय आप लोग याद कर लीजिए। समझ गए ना, तो याद कर लीजिएगा तो आपको वहाँ पे बढ़िया तरीके से बना पाइएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य है 5। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, ये सब क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, ये क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा वोट देने का अधिकार कितने वर्षों के बाद होता है, तो 18 वर्ष के बाद इंडिया में होता है। अपने भारत में जिस व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष हो जाता है तो उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको भी याद कर लीजिएगा। भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा तो आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा और आप लोग वहाँ पे एक बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाइएगा सारे क्वेश्चंस को।
इसके बाद ही देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किसी लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, प्रमाण नहीं कहा जाता है, प्राण कहा जाता है। तो राजनीतिक दल को हम लोग लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? ये लड़का यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना लिखने में थोड़ा गलती किया है। किसी लोकतंत्र का प्रमाण नहीं प्राण कहा जाता है। तो राजनीतिक दल को मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो तीसरा भाग में। अब मौलिक अधिकार होता क्या है? इससे क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं और इसके बारे में हमने आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए मौलिक अधिकार क्या होता है GKS स्टडी सेंटर, तो आपको वह वीडियो मिल जाएगा। और उस वीडियो में हमने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज से संबंधित जो भी क्वेश्चंस यानी कि मौलिक अधिकार से पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इससे कौन कौन क्वेश्चंस आ सकते हैं। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक अधिकार, ये सब क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसको बढ़िया तरीके से याद करना है। पूछेगा भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है। लेकिन पूछेगा किस तरह से? भारतीय संसद के अंग नहीं होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तो होते हैं। इसके बाद अगला कुछ देगा तो वो नहीं होगा, समझ गए ना। संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? तो लोकसभा। और संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। ये क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूछेगा कि संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? तो संसद के निचले सदन को कहते हैं लोकसभा। लोकसभा संसद का निचला सदन होता है और उच्च सदन होता है राज्यसभा। समझ गए ना। इसको बढ़िया तरीके से याद करना है आपको। लोकसभा में बहुमत वाले दलों के गठबंधन के नेता होते हैं। तो लोकसभा में बहुमत वाले दलों के गठबंधन के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। यहाँ पे याद कर लीजिएगा, लोकसभा में जो बहुमत दल होता है जिसको ज़्यादा वोट मिलता है उस दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। इसको बढ़िया तरीके से याद करना है। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब कभी गांव में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई मार हो जाता है तो हम लोग FIR करते हैं ना। तो FIR का मतलब यह हुआ कि हम अपनी पहली जानकारी किसी प्रशासन को दिए हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन किसी प्रशासन को दिए हैं और जो है वहाँ पे जाकर हम लोग बताते हैं कि हमारे गांव में ये हुआ है। सबसे पहले जानकारी किसको देते हैं? पुलिस को देते हैं, FIR करते हैं। FIR का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे जो लड़ाई मार झगड़ा हुआ उसकी सूचना सबसे पहले हम लोग दिए पुलिस प्रशासन विभाग को। समझ गए ना। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। इसको भी याद करना है। पैक्स क्या होता है? तो पैक्स का फुल फॉर्म होता है प्राथमिक कृषि साख समिति। पैक्स का फुल नाम क्या होता है? तो पैक्स का फुल नाम होता है प्राथमिक कृषि साख समिति। बिहार में प्रेस बिल पारित कब किया गया था? तो 1982 ईस्वी में। बिहार में प्रेस बिल कब पारित किया गया था? तो 1982 ईस्वी में। भारत का प्रथम महिला जो IPS पुलिस सेवा में कार्यरत था तो किरण बेदी था। भारत की प्रथम महिला IPS करने वाली महिला कौन थी? तो किरण बेदी। नरेगा बदल गया मनरेगा में कब? नरेगा बदल गया मनरेगा में कब? 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। इसको भी बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। समझ गए ना। नरेगा बन गया अब मनरेगा। मनरेगा को क्या कहते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है। इस अधिनियम के तहत, इस मनरेगा के तहत जो बेरोजगार है उसको कम से कम सरकार जो है गारंटी देता है कि हम आपको साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। मनरेगा अधिनियम के तहत, इस नियम के तहत सरकार इस बात की गारंटी देता है कि राज्य भर में जो भी बेरोजगार है जिसको काम नहीं मिलता है सरकार उसको कम से कम 100 दिनों की रोजगार देगा। इसी को कहते हैं मनरेगा। ये 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को नरेगा से मनरेगा में बदल गया। अब मनरेगा का मतलब तो आप लोग समझ ही गए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। और राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। इसको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए और यहाँ से क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। राष्ट्रपति कैसा प्रधान होता है? तो नाम मात्र का प्रधान होता है। और राष्ट्रपति कैसा प्रधान होता है? तो नाम मात्र का प्रधान होता है। जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। अब बोलिएगा सर जी नाम मात्र और वास्तविक में क्या अंतर है? वास्तव में सारा काम करता है प्रधानमंत्री ही। राष्ट्रपति क्या करता है? सिग्नेचर करता है और सारे सेना का जो है प्रधान होता है। जितने भी सेना होते हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये सभी सेनाओं का प्रधान होता है राष्ट्रपति। और बस कानून आएगा तो उसको सिग्नेचर करेगा। लेकिन जो है ये प्रधानमंत्री पूरा देश को चलाता है। वास्तविक काम कौन करता है? तो वास्तविक काम करता है प्रधानमंत्री। इसलिए वास्तविक प्रधान कहा जाता है प्रधानमंत्री को। और नाम मात्र, सिर्फ नाम है इसका, नाम मात्र प्रधान कहते हैं राष्ट्रपति को। MSP क्या होता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत कौन सा प्रजातंत्र लोकतंत्र है? तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारतीय दंड संहिता, ये सारे क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में पूछे जाएंगे, इसलिए याद कर लीजिएगा।
अभी जो हम स्पीड में बता रहे हैं ताकि आपको याद तो हो जाए। जब याद कर लीजिएगा तो आपको वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बन जाएगा। भारतीय दंड संहिता नियम किसके अंतर्गत दिया गया था? तो 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता ये जो है कब आया था? तो 1860 ईस्वी में। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद करके जाइएगा तो आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएगा। देश के राष्ट्रपति का उम्र कितना वर्ष होता है? तो 35 वर्ष न्यूनतम, यानी कि राष्ट्रपति चुना जाता है कितने वर्ष में? तो 35 वर्ष न्यूनतम है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है। संवैधानिक जितना भी संविधान बनेगा, जब तक जो है राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तो तब तक जो है संविधान पास ही नहीं हो पाएगा। इसलिए भारत का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद करते ही जाइएगा। इसके बाद देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? यानी कि भारत में सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो पटना में है। बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो पटना में है। मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो राज्यपाल कराता है। मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो राज्यपाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया है। इसको बढ़िया तरीका से याद करना है। जन गण मन को राष्ट्रीय गान तथा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया है? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ये दोनों गान को और गीत को जो है संविधान के जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया संविधान में। जन गण मन को कहते हैं राष्ट्रीय गान, जबकि वंदे मातरम ये क्या है? राष्ट्रीय गीत है। जन गण मन अधिनायक जय है, ये सब क्या है? गान है। जबकि गीत तो लय में गाया जाता है, तब न गाता है वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम। ये गीत जो होता है लय में गाया जाता है, तो ये गीत हुआ। समझ गए? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। संविधान सभा का प्रारूप समिति कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष था यानी कि भीमराव अंबेडकर था। इसको बढ़िया तरीका से याद करना है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का कहेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सोचे कहेगा कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ गए? इसको बढ़िया तरीका से आपको याद करना है। भारत का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो अभी इससे पहले ही जस्ट बताइए, प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद है। समझ गए? 395 अनुच्छेद है। समझ गए ना? इसके बाद देखिए, जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति कौन होता है? तो जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है जनप्रतिनिधि। अब ये अनुच्छेद यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने होते हैं? तो 395 अनुच्छेद होते हैं। अब ये बोलिएगा सर जी ये अनुच्छेद क्या होता है? तो उसी वीडियो के अंदर में, किस वीडियो के अंदर में जो मौलिक अधिकार के बारे में हम आपको बताए हैं, मौलिक अधिकार होता क्या है, उसी वीडियो के अंदर में हम अनुच्छेद और धारा में अंतर बताए हैं। आप लोग उस वीडियो को देखिएगा ना, तो उस वीडियो को देखने से आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जो है मौलिक अधिकार से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके साथ ही साथ आप लोग अनुच्छेद क्या होता है वहाँ पे आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से समझ लीजिएगा। इसलिए उस वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़ा से देख लीजिए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मूल कर्तव्य है। और किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। इसको बढ़िया तरीक़ा से याद कर लीजिए। मूल कर्तव्य कितने हैं? तो जो है ये 11 है। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। उस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो आपको जो है सारा कुछ समझ में आ जाएगा। किस वीडियो? मौलिक अधिकार के बारे में। भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में। इसके बाद देखिए, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो 32वें अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो 14 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के अंतर्गत आता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव को मनाही किया गया है। तो अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे जो भी धर्म को पालन करता है, जो भी धर्म को मानता है, नस्ल उसका चाहे कुछ भी हो, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद बताता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार भारत में रहने वाले लोग चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले ही क्यों न हो, नस्ल का क्यों न हो, जाति, लिंग के जन्म के आधार पर उसको भेदभाव करने पर मनाही किया जाता है। भेदभाव मनाने पर रोक लगा दिया गया है। छुआछूत के भेदभाव पर रोक लगाते हैं कितने अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत पर पूरा रोक लगाया गया है। समझ गए ना?
इसके बाद देखिए आप लोग, किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। पहले जो है मूल अधिकार था 7, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, 6 है। तो किस अधिकार को हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कितने संविधान संशोधन में, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 कहता है कि यहाँ के भारत में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है, यानी कि सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 21 अनुच्छेद के अंतर्गत। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा का संबंधित अधिकार जो है 29 से 30 में दिया गया है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो आपको ये सारे क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हमने सारे क्वेश्चंस को बताने का प्रयास किए हैं। ये सारा क्वेश्चंस कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक या मूल अधिकार से ही लिया गया है। इसलिए जल्दी ही तुरंत YouTube पे सर्च कीजिए और देख लीजिए। इसलिए आप लोग तुरंत ही YouTube पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर मौलिक अधिकार, तो आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा और आप लोग वहाँ से जो है सारे क्वेश्चंस बना लीजिएगा। भारत में शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ, तो भारत में शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। संविधान के अनुसार शिक्षक एवं विद्यार्थी का अनुपात कितना होता है, तो संविधान के अनुसार संविधान कहता है कि आपको 30 बच्चा पे 1 टीचर दीजिए, जबकि ऐसा नहीं है हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे गाँव में 500 बच्चा पे, 200 बच्चा पे, समझिए ना 60, 70, 100 बच्चा पे जो है 1 टीचर रहता है। तो ऐसे में जो है बढ़िया तरीक़े से पढ़ाई नहीं होता है। तो संविधान कहता है 30 बच्चे पर एक टीचर होना ही चाहिए, तभी जो है वह टीचर बच्चा को पूरा देखभाल कर पाएगा और बढ़िया क्लास सुचारू रूप से चल पाएगा और विद्यार्थी पढ़ेगा बढ़िया तरीक़ा से, जबकि ऐसा तो नहीं हो पाता है। भारतीय संविधान सभा का संविधान बनाने में कब से शुरू किया गया, तो 9 जनवरी 1946 ईस्वी में। यानी कि संविधान बनाने का कार्य कब शुरू किया गया, तो 9 जनवरी 1946 ईस्वी में। और भारतीय संविधान को लिखने में कितना दिन लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। भारतीय संविधान लिखने का कार्य कब पूरा किया गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपना जो है ये संविधान लिख लिया पूरा। भारतीय संविधान लिखने का कार्य कब पूरा किया गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी में ये जो है अपना संविधान पूरा बन गया था, लिख करके तैयार हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र का मतलब क्या हुआ, अब अपने देश में संविधान है, संविधान लागू हो गया। संविधान कब बन के लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, तो 543। अब बोलेगा कि लोकसभा में कुल कितने, तो 545 बोलेंगे। अभी तो पूछ रहा है लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है, कितने पर वोटिंग कराया जाता है, तो 543। जबकि पूछेगा लोकसभा के कुल कितने क्षेत्र होते हैं, तो 545 बोलेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चंस को यदि आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से याद करके जाते हो और तब जो है आपका एग्ज़ाम बढ़िया तरीक़ा से नहीं जाएगा, तो इसके लिए जिम्मेवार हम हैं। यदि आप लोग इस वीडियो के अंदर में हम आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव अभी जो है कराने का प्रयास किए हैं, यदि आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से याद करके आप लोग इस प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो, तो 100% पॉलिटिकल साइंस से, यानी कि राजनीतिक शास्त्र से जो भी क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछे जाएंगे, आपको 100% वहाँ पे बन जाएगा और आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से एक अच्छे अंक के साथ इस प्रतियोगी परीक्षा को पास कीजिएगा। हम पे विश्वास कीजिए। और इससे पहले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, आप लोग उस वीडियो को भी एक बेहतरीन तरीक़ा से देख लीजिए, ताकि आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में आपको एक बेहतर करने से कोई नहीं रोक पाए। क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से कराने का प्रयास किए हैं और बहुत ही जल्द आपको हिस्ट्री से भी जो क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको भी हम एक बेहतरीन तरीक़ा से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो है हमने समझाने का इस वीडियो के अंतर्गत बहुत कम प्रयास किए, जो क्योंकि समय बहुत कम है, तो समय बहुत कम है, अगर समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि वीडियो को लंबा ना बना करके वीडियो में क्या उसको याद करना है विद्यार्थी को, उसको विद्यार्थियों को इस तरह से क्वेश्चंस दे दे ताकि उसको विद्यार्थी याद कर लेगा, तो वो क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट वहाँ पे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में देखने को मिलेगा। और जब विद्यार्थी याद किए रहेगा तो वहाँ पे बना लेगा, समझ गए ना। तो इसलिए जो है इस वीडियो के अंदर में हम सिर्फ आपको याद कराने का प्रयास किए हैं और वैसे बहुत सारे क्वेश्चन का हम जवाब दे दिए हैं, वीडियो बना दिए हैं स्पेशलिस्ट। असहयोग आंदोलन क्या होता है, रॉलेट एक्ट क्या होता है, खिलाफत आंदोलन क्या होता है, हमने सारे क्वेश्चंस को बताने का प्रयास किए हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तब ना। लेकिन वहाँ पे हम लिखे हैं क्लास 10वीं का, वैसे देखने के लिए हम क्लास 10वीं लिख दिए हैं, लेकिन हकीकत में वे सारे क्वेश्चंस हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का।
क्लास 10th का भी है और उससे जो है क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है उन सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको इस प्रतियोगी परीक्षा को पास करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हो सकता है तो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर पसंद आए तब, अगर नहीं पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। अगर आप लोग कुछ समझते हो तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में।